गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया था और उसी में हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा वो भी ज्ञात कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान। देखिए, जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियो में लगातार आपको बोलते आया हूँ कि जो फिजिक्स का नॉलेज है, अगर आप उसको स्टेप टू स्टेप सीखते हैं तो आपको जो आगे की कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक ब्लॉक गेम है। आप बहुत सारे ब्लॉक्स आपके पास हैं, उन ब्लॉक्स को आप जोड़ना सीख गए तो आप बहुत ईजी तरीके से फिजिक्स सीख सकते हैं। यानी कि आपको नया सीखने के लिए पुराने को याद रखने की ज़रूरत है, और उसमें भी याद क्या रखना, आपको जो बेसिक टर्म्स हैं फिजिक्स के वो याद रखने हैं। कल मैंने क्या पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि अगर वो आपको पता लग गया तो आप इजी तरीके से इस टॉपिक को कर सकते हैं। कल क्या पढ़ाया था मैंने, थोड़ा उसको रिव्यू करते हैं। अगर आपने वो समझ लिया तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ईजी हो जाएगा। कल ये स्थिति थी हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2L थी। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने किया क्या था, एक्सियल पोजीशन ली थी, P पॉइंट लिया था, और जो इसका मिड पॉइंट था यानी कि O, उससे हमने R डिस्टेंस यहाँ पे ले ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। मैं इसी से इसको यूटिलाइज करूंगा। दोनों स्थितियों के चित्र पहले एक साथ आपको दिखाऊंगा। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, सबसे पहले आपको पता, निरक्षीय स्थिति होती है एक लाइन है जो इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है मध्य बिंदु से 90 डिग्री के कोण पे या लंबवत रेखा, इसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पर भी कोई बिंदु P होगा, जैसे यहाँ माना था। इसकी दूरी कितनी थी, R। तो ऐसे ही इसकी दूरी भी आज हम कितना मानेंगे, R। फिर हमने क्या किया था, इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र फाइंड किया था जो कि EV था, बाहर की ओर था। फिर इसके कारण फाइंड किया था EA था, जो कि अंदर की ओर था। यहाँ भी हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कल की तरह बाहर की ओर होगा, और ऐसे ही कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। अब मैं केवल निरक्षीय स्थिति का चित्र बना के आपको समझाऊंगा। देखिए, ये निरक्षीय स्थिति के लिए मैंने चित्र बनाया हुआ है। A और B दो बिंदुओं पर नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश हैं। O मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में P बिंदु है जिसकी दूरी R है। ये L होगी क्योंकि ये दूरी पूरी की पूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो इसका हाफ क्या हो गया, LL हो गया। देखिए, जब हम पॉजिटिव आवेश लेते हैं तो पॉजिटिव आवेश से हमेशा दिशा बाहर की ओर ली जाती है। तो ये हो गया EB। आपने क्या करना है, उसी रेखा पे, रेखा को छोड़ना नहीं है। जैसे ये लाइन आ रही है तो इसी लाइन पे सीधे आउटवर्ड आ जाना है। ये हो गई E की डायरेक्शन। और फिर जब माइनस से लें तो उसी डायरेक्शन पे अंदर आ जाना है। ये हो गई EA की डायरेक्शन। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। जब आप ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इसका मान आएगा पाइथागोरस थ्योरम से R² प्लस L², और इस वाली भुजा का मान भी आएगा R² प्लस L²। दोनों सिमिलर हैं, ये और ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो वैल्यू सेम आएगी कि ये R है, ये L है, ये R है, ये L है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो P बिंदु है, क्या P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य हो जाएगी। क्योंकि जब हम अक्षीय स्थिति पढ़ रहे थे तो अक्षीय स्थिति में तो P पर यह कंडीशन थी कि एक दूरी कम थी और एक दूरी ज़्यादा थी। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दोनों दूरियां बराबर हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं, तो शून्य तो हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं। अगर विपरीत होती तो शून्य हो जाता, लेकिन ये दिशाएं एक कोण पे लगी हैं। उस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं वैल्यू थीटा, ये भी कितनी ली, थीटा, और एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ पे डाल देते हैं, इसके पैरेलल। तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, संगत कोण है। ये भी कितना होगा, थीटा, ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। जब भी ऐसी स्थिति आपके पास आती है कि कोई भी सदिश राशि एक थीटा कोण बनाती है लाइन के साथ, तो उसके घटक करने चाहिए हमें। तो इसके घटक कर दिए जाएं। इसका घटक, ये वाला जो आसन भुजा होती है उस पर हमेशा cos थीटा आता है, तो ये हो जाएगा EB cos थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा EB sin थीटा। और इसी तरीके से इसका भी जब घटक करेंगे तो यहाँ आएगा EA cos
थीटा, और जब इसका ये वाला ऊर्ध्वाधर वाला घटक करेंगे तो वो यहाँ आएगा, उसकी वैल्यू भी होगी ई ए साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि दूरियां बराबर हैं, ई ए और ई वी का मान जो है बराबर होगा, और साइन थीटा बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये वाली सिचुएशन है, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है और दोनों के मान बराबर हैं, तो ये वाले भाग एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। पी पर बचा क्या, पी पर बचा केवल ये दोनों भाग, और दोनों के दोनों भाग जो हैं इस डायरेक्शन में हैं, एक ही दिशा में हैं, तो दोनों का क्या कर देना चाहिए, हमें योग कर देना चाहिए। तो जो फाइनली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ई बी प्लस ई ए हो जाएगा, कॉस थीटा हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ये कैलकुलेशन को समझते हैं, ई वी प्लस ई ए कॉस थीटा, ई वी की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट में है, यहाँ पे स्क्वायर होना है इसलिए अंडर रूट का साइन हट चुका है। और कॉस थीटा देखिए दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम इन दो ट्राइंगल में से किसी भी ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। होता क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका, एल है, और कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो रूट को हम क्या लिखेंगे, 1/2। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 1/2। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन यहाँ पे क्या हुआ, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 1/2। और घातों के नियम मैंने बताया, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात कितनी है, 1/2 है। तो दोनों घातों को जब हम जोड़ेंगे 1 धन 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2। तो हमने घातें जोड़ दी हैं, तो घात जोड़ के कितना आया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2। और फिर हम जानते हैं कि जो ये वैल्यू है ये 2ql, ये P है, ये मान, ये P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था Q इंटू 2L, तो वही मान है, उसे हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2। अब डायरेक्शन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन देखिए कहाँ है, खुद पता लग रहा है आपको, कुछ भी रटना नहीं है। पी बिंदु से देखिए डायरेक्शन इस साइड हो रही है, और ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। फाइनली जो फॉर्मूला मिला, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। हम कंडीशन लगाएंगे आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की जो लंबाई है वो बहुत कम होती है, अल्प होती है, नगण्य होती है, तो हम उसे यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P ओवर, इसको छोड़ दिया, आर स्क्वायर, ध्यान से देखिए 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब। तो जो स्पेशल कंडीशन हमने लगाई उसके साथ फॉर्मूला हमारा ये आया, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हुए उनमें क्या संबंध है। तो हम जानते हैं जो अक्षीय स्थिति का रिजल्ट था वो था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और जो निरक्षीय स्थिति का रिजल्ट था वो था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p ओवर आर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो केवल ये अंतर दिखता है, हमें 2 का अंतर दिखता है, यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p ओवर आर क्यूब इंटू 2 लिख दूं मैं। तो ये मान किसका है, ये पूरा का पूरा मान किसका है, ये मान है इक्वेटोरियल वाला। तो यानी कि क्या हो गया, 2 इंटू E इक्वेटोरियल। तो ये रिलेशन हो गया इनमें, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान है निरक्षीय स्थिति में वो ठीक आधा होता है एक्सियल का, या एक्सियल का जो मान है वो इक्वेटोरियल के मान के क्या होता है, 2 गुना के बराबर होता है।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, अभी तक हमने दो विशेष स्थितियां ली, एक अक्षीय स्थिति ली, एक निरक्षीय स्थिति ली। अब हम एक जर्नल कंडीशन लेना चाहते हैं। जनरल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो अक्षीय स्थिति में होगा ना निरक्षीय स्थिति में होगा। मान लीजिए डाइपोल है, तो इस डाइपोल से हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। डाइपोल के किसी भी जगह। अक्षीय स्थिति क्या थी? यहाँ थी। निरक्षीय कहाँ थी? यहाँ थी। ये पर्टिकुलर कंडीशन थी। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं? एक जर्नल कंडीशन ले रहे हैं। तो माना कोई बिंदु P है, मैंने चित्र पहले ही बना दिया है। कोई बिंदु P है जो कि उसके केंद्र से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। ये दूरी कितनी है? r दूरी है। माना जो ये जनरल कंडीशन हमने ली है वो कोई OP लाइन है, इस तरीके से दिखाया है, और वो इस द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। और बिंदु क्या है? P है, जिसकी दूरी देखो हम अभी भी रूल चेंज नहीं कर रहे। मध्य बिंदु से कितनी दूरी है? r दूरी मैंने ली हुई है। अब कंडीशन क्या आई? यहाँ आप इस तरीके से देखिए, माना ये डाइपोल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाइपोल को हमने यहाँ से ठीक इतना घुमा दिया, यानी कि कितना एंगल घुमा दिया? थीटा कोण घुमा दिया। थीटा कोण घुमाया तो ये जो डाइपोल है वो सीधे उसी लाइन पे आ गया ना। आप इस तरीके समझ सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको घुमाया तो कितना कोण घुमाए? थीटा कोण घुमा, और ये इसी स्थिति में आ गया। और ये स्थिति कौन सी है? ये वाली स्थिति को हमने पढ़ा था, क्योंकि अब ये इसके सीधे अक्ष पे हो गया ना। तो ये स्थिति है इसकी अक्षीय स्थिति। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा उसको हम लिखते हैं ई एक्सियल, यानी कि अक्षीय स्थिति। ठीक दूसरी कंडीशन ये है, ये डाइपोल था, इस डाइपोल को हमने इस तरीके से घुमा दिया। सॉरी, यहाँ नेगेटिव होगा। इस डाइपोल को हमने इसके 90 डिग्री पे घुमा दिया। पॉजिटिव था, इस तरीके से हमने घुमा दिया। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और देखिए दिशा क्या होगी? अक्षीय स्थिति में नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी तो दिशा सीधे बाहर की ओर है। निरक्षीय स्थिति में पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी तो देखिए डायरेक्शन ये है। तो इसको मैंने किस नाम से दिखाया? E2 नाम से दिखाया है। तो कुल मिलाकर P बिंदु पर हमें इस पोजीशन की वजह से दो वैद्युत क्षेत्र मिले हैं। एक मिला है E1 और दूसरा मिला है E2। दोनों के दोनों सदिश हैं और इनका परिणामी हम जानते हैं। जब हम इनका परिणामी निकालेंगे तो वो परिणामी कहीं ना कहीं यहाँ से जाता होगा E, और जो परिणामी होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और कॉस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि कितने डिग्री का कोण है इनमें? 90 डिग्री का कोण है। ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो फाइनली ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हमें E1 और E2 चाहिए। एक्चुअल में जो हमारा डाइपोल है वो तो यहाँ है ना, तो अगर हमने यहाँ ले गए इसको तो कितना डिग्री का कोण घूमा? थीटा कोण घूमा। इसे हम कहते हैं कि जो ये वैल्यू इसकी इस लाइन के अनुदिश मिलेगी तो वो मिलेगी कॉस थीटा में, यानी कि जो एक्सियल वाला कंडीशन है उस पर हमें लगाना पड़ेगा पीछे से कॉस थीटा। ऐसे ही जो E2 वाली वैल्यू है वो हमने सीधे कितनी घुमा दी थी? 90 डिग्री। अगर इससे हम देखें तो ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे E इक्विटोरियल साइन थीटा। जब इसको हमने इस दिशा में निकाला तो वो कॉस थीटा में मान आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये फैक्टर इसके एलोंग आएगा वो इसका कॉस थीटा वाला मान है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो साइन थीटा। ये हम लोग लगातार करते आए हुए हैं, तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। तो कुल मिला के अब हमें यहाँ पे एक्सियल वाला रिजल्ट रखना है, यहाँ पे इक्विटोरियल का रखना है, इसमें साइन थीटा यूज करना है, इसमें कॉस थीटा यूज करना है, और इसमें साइन थीटा यूज करना है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। हमारे पे जो रिजल्टेंट वैल्यू थी ई की P बिंदु पर वो थी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E एक्सियल कॉस थीटा आएगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। E एक्सियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ कॉस थीटा हो जाएगा। E2 इज इक्वल्स टू इक्विटोरियल यानी निरक्षीय स्थिति आएगा, और साइन थीटा आएगा क्योंकि वो उसका ऊर्ध्वाधर घटक है। फिर जो निरक्षीय स्थिति में वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ साइन थीटा। इक्वेशन 1, 2, 3 को सॉल्व किया, यानी कि इन तीनों मानों को एक ही इक्वेशन में लिया। इस इक्वेशन में
ये वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर किया, दूसरी वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया। फिर देखिए 1/4πε0 और p/r³ इन दोनों में है, तो ये हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी हो रहा है, इसको कॉमन लेंगे और बाहर ले लिया, तो मैंने उसको बाहर लिया 1/4πε0 p/r³। और स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट है, तो रूट से जब बाहर आएगा तो केवल एक ही वैल्यू आएगा। अंदर क्या बचा देखिए, यहाँ पे कितना था 2 था, तो 2 का कितना हो गया 4 और cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे केवल साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया, इस रिजल्ट को ब्रेक किया है, देखो मैंने क्या किया, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें था। इस रिजल्ट को आप विशेष रूप से ध्यान दें, ये वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू मिली इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो इस प्रकार से था 1/4πε0 p/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये एक जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला का मतलब ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान बता सकता है, तो हम वो दो स्थितियां चेक कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, यानी हमें पहले से पता है, तो हम चेक करते हैं कि ये जो सूत्र बना है वो सही है या नहीं है। तो वो दो कंडीशन क्या थी, एक बार हम थीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये लाइन यहाँ ना होके यहाँ है, और ये वाली स्थिति क्या थी, अक्षीय स्थिति थी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं 1/4πε0 p/r³ 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³, और ये कितना हो जाएगा 1 हुआ तो 3 + 1 यानी कि अंडर रूट 4 हो गया, और फिर सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0, 4 से 2 बाहर आ जाएगा 2p/r³, और यही वो रिजल्ट था अक्षीय वाला, क्योंकि ये कंडीशन जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये कौन सी कंडीशन है, अक्षीय वाली कंडीशन है। अगली कंडीशन की चर्चा करते हैं, वो कंडीशन क्या होगी, ये है और ये इसके ठीक 90 डिग्री पर, यानी कि हम इस तरीके से रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 90। निरक्षीय स्थिति में कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का, देखते हैं वैल्यू रख के। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³ 3 cos 90 स्क्वायर 90 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1/4πε0 p/r³, और ये 1 आएगा, यानी कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³। बिल्कुल सही है, निरक्षीय स्थिति में यही फॉर्मूला था, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो जर्नल फॉर्मूला हमने बनाया वो बिल्कुल सही है।